देखिए आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक टेस्ट है 10 मई का। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर, ये विनिमय का मतलब होता है बदलने पर, ठीक है, चेंज करने पर, इनके बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो इसको बेसिक से करेंगे। वो संख्या मान लेंगे हम कि 10x प्लस वाई है, ठीक है, 10x प्लस वाई है, जिसमें से इकाई का अंक y है और दाएं का अंक x है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको एक्स वाई, ठीक है, ये है। अब इसमें बोला है कि इसके अंक अगर बदल दिया जाए, अंक बदल देंगे तो 10y प्लस एक्स बन जाएगी वो संख्या, ठीक है। पहले संख्या ये थी। अब इनके बीच का जो अंतर है तो 45 है, ठीक है। 10x और प्लस का y, माइनस का 10y और माइनस का x। जब यहाँ पर ये माइनस आएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, बराबर इनका अंतर कितना है 45। तो ये 9x माइनस का 9y बराबर 45 हो जाएगा। ये x माइनस का y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। पहले पूछा है अंतर और फिर पूछा है संख्याएं कितनी संभव है, तो 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो कितनी संख्याएं संभव होंगी भाई। यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 5 है, तो कितनी संख्याओं का जो अंतर है वो 5 हो रहा है। यहाँ पर एक तो 9 हो जाएगी, 9 से स्टार्ट करेंगे, 4, 9 में से 4 जाएगा 5। दूसरी आ जाएगी यहाँ पर 8 में से, 8 में से क्या घटाना है 3। तीसरी हो जाएगी 7 में से 2 और एक हो जाएगी 6 में से 1, ठीक है। इनका जो अंतर है सभी का 5-5 है, ठीक है। इनका सभी का अंतर 5-5 है, ठीक है, 5-5 है। और ये वही संख्या है जैसे 9, एक तो 94 हो गई, 94 उसका मैं अंक पर बदल दूं तो 49 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है 45। इसी तरह से सभी हैं ये 83 और इसका अगर मैं अंक पर बदल दूं तो 38 हो जाएगा। इनका भी अंतर 45 है। तो इस तरह से संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो 4 ऐसी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एन समरूप शंकु ढाले जाते हैं, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कि एक अर्धे गोले को पिघला करके शंकु में डाला जाता है छोटे छोटे। ये एन है, कितने हैं बनने हैं वो ही इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, अर्धगोले का आयतन होता है, पूरे गोले का तो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अगर अर्धगोले की बात करें तो ये 4 आधा हो जाएगा बस, 2/3 पाई आर की घात 3, ठीक है, बराबर। और इसका शंकु का कितना होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर की घात 3 और एच, ठीक है। ये होता है शंकु का आयतन। तो यहाँ पर इनके मान रख देंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बचेगा 2 गुणा आर। आर कितना है यहाँ पर, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर इसकी गोले की। यानी कि यहाँ पर 12 का घन 1728 होता है, लेकिन हम इसको 12 गुणा 144 लिखेंगे बस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी खत्म, ये भी खत्म। आर, आर यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर है शंकु का, यानी कि 216। आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये स्क्वायर एच होता है ना कि घन, ठीक है, ये स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 216 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर इसका 36 आ जाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, यहाँ पर ये 36 आ जाएगा, 36 और गुणा एच। एच कितना है यहाँ पर 8 है, ठीक है। एच कितना है यहाँ पर 8 है। और ये इतने संख्या में बनेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर गुणा एन भी होगा ये थोड़ा सा, ठीक है, ये गुणा एन भी होगा, इतनी संख्या में ये बन रहे हैं। हमें नहीं पता कितने हैं, तो यहाँ से एन का मान निकल जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 से, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा, एन का मान 12 आ जाएगा, ठीक है। एन का मान 12 आ जाएगा, तो 12 ऐसे शंकु बनेंगे, ठीक है, 12 ऐसे शंकु बनेंगे। हालांकि देखो अगर वैसे भी ना करना चाहिए, एन में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें सीधी सीधी बात है इसमें कि जो जिसमें से हमें बनाया जा रहा है, इसमें से बनाए जा रहे हैं ये बड़े वाले में से, यानी कि गोले अर्धगोले में से शंकु बनाए जा रहे हैं, तो अर्धगोले का आयतन को ऊपर रखेंगे, जैसे 2/3 पाई आर की घात 3 है नी। और इसके नीचे रखेंगे जो बनाए जा रहे हैं शंकु के बनाए जा रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। इस तरह से रख करके इसमें मान रख देंगे बस, एन का अगर फंडा ना समझ में आ रहा हो तो 2/3 पाई से पाई कट गया और आर का मान यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा 144, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 कट चुका है यहाँ पर, पाई से पाई कट चुका है, आर यानी कि 36 गुणा 8 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 12 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है
कि कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा फिर जो है 10% है, भैंस के दूध के साथ मिलाई जाती है जिसमें वसा 20% है। तो इसमें ये है, यानी कि 2 चीज़ों को मिलाया जा रहा है और एक मिश्रण बन रहा है, तो यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। 2 चीज़ों को मिला कर के और एक फाइनल मिश्रण बनता है, तो वहाँ पर एलिगेशन लग जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर गाय का दूध है और भैंस का दूध है। ये गाय का है 10% और भैंस का है कितना? ये है 20% वसा है भैंस के दूध में। इनको मिलाया जाता है तो परिणाम मिश्रण कितना बनता है? 120/7% बनता है। 120/7 बनता है, ठीक है? 7%। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस 7 को खत्म करने के लिए इन दो यहाँ पर भी 7 से गुणा कर देंगे। इनमें 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये बैलेंस हो जाएगा कुल मिला कर के, ये 70 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। ये 70% और ये 140%। अब यहाँ पर आसान रहेगा एलिगेशन लगाना। 140 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 20 और 120 में 70 जाएगा तो 50 बचेगा। 0 से 0 कट जाएगा तो इसका जो रेशियो आएगा तो वो 2:5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ परसेंट 65% हो जाएगा, तो मौजूदा लाभ परसेंट में बताना है क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल मैंने यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले सीपी रखेंगे, एसपी रखेंगे और पी रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर सीपी मान लेंगे सबसे पहले हम, सीपी क्या है हमारा? 100 रुपये है और यहाँ पर सीपी 2 गुना हो रहा था, ठीक है? पहला जो हमारा मौजूदा था वो 100 है और यहाँ पर इसको 2 गुना किया गया है तो ये 200 हो गया। अब जब इसको 2 गुना किया गया तो लाभ जो है 65% हो गया। अब लाभ अगर 65% है तो एसपी कितना होना चाहिए? 65 दूनी 130, यानी कि 130 बढ़ना चाहिए इसमें, यानी कि 130 बढ़ना चाहिए, यानी कि 330 हो जाएगा, ठीक है? 330 हो जाएगा एसपी इस स्थिति में यहाँ पर, ठीक? 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 200 में से ये घटाएंगे तो 130 वही 65% निकल के आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको कितना गुना किया गया था? 2 गुना किया गया था और इसको कितना गुना किया गया था? यहाँ पर दे रखा है 3 गुना किया गया था। 3 गुना किया गया था। 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 110 होना चाहिए। 3 गुना करेंगे तभी ये 330 बनेगा, तो इस यहाँ पर हमारा 110 होना चाहिए। तो इसमें बताना है कि मौजूदा लाभ, यानी कि पहले वाला लाभ पूछा है इसमें, तो पहले सीपी 100 हुआ करता था और एसपी 110 हुआ करता था, तो 10% का ही लाभ है, ठीक है? 10% का ही लाभ है मौजूदा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की 5 रुपये और लड़के को 4 रुपये दिया जाए तो लड़कियां और लड़के का अलग अलग क्रमशः संख्या क्या होगी? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही कर लेंगे इसको। ये अलग अलग संख्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये 22 है लड़कियों की और लड़कों की 14 है यहाँ पर। इसमें अगर लड़की को 5 रुपये और लड़के को 4 रुपये दिए जाएँ तो टोटल कितने होने चाहिए? 166 होने चाहिए। 22 पंजे 110 और 14 चौका 56, जो कि 166 ऑलरेडी हो रहे हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि 22 लड़कियाँ और 14 लड़के की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। भाई ये ए है और ये बी है। इसकी इनकम है ए की आय कितनी है? 50%। बी की आय से 50% अधिक है। बी की आय अगर मैं 100 मान लूँ तो इसकी 150 हो जाएगी, ठीक है भाई? 150 हो जाएगी ए की आय। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि करेंगे इसमें, तो ये कितनी होगी? 40% वृद्धि 15 चौका 60 हो जाएगी। 40% की वृद्धि यानी कि 210 हो जाएगी, ठीक है? इसकी इनकम जो हो जाएगी 210 हो जाएगी और इसमें बी की आय में 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगी, ठीक है? तो बोला है उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो पहले इनकी जो आय हुआ करती थी, संयुक्त आय पूछा है ना इसमें, तो पहले इनकी जो आय हुआ करती थी तो वो 250 रुपये हुआ करती थी पहले, ठीक है? संयुक्त आय की बात कर रहा हूँ मैं, 250 हुआ करती। अब इनकी संयुक्त आय कितनी हो गई? अब इनकी हो गई 200 340 सॉरी, ठीक है? 340। तो इसमें कितनी वृद्धि होगी? यही इसमें पूछा है यहाँ पर। तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई? इसमें वृद्धि होगी 90 की। 90 की वृद्धि हुई, किससे हुई है? 250 से। 250 और गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक है? गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। 25 चौका 100, 4 नाम 36, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 4:3 होता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या होगा, ये बताना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है यहाँ पर ये। तो इसमें पहले 1650 लड़के थे, लड़के और लड़कियों की संख्या जो थी 1650 थी टोटल विद्यार्थी की इसमें स्कूल में। इनका अनुपात 6:5 था। 1650 टोटल थे, 6:5 का अनुपात था। मतलब 6, 5, 11 टोटल 11 हुआ करते थे। 11 का मान ये हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा 1650। एक का मान आ जाएगा यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 150। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 900 तो हो जाएंगे यहाँ पर। लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात है तो लड़के हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 900, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी यहाँ पर 15 पंजे 75, 750। ठीक है, ये तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर इसमें क्या था कि नए लड़कों 124 नए लड़कों को और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया तो अनुपात 4:3 हो गया। अब जो है इनका अनुपात 4:3 हो गया है, 4:3 हुआ है इनका। ये कब हुआ है, ये जब हुआ है जब इसमें 124 नए लड़के जोड़े गए हैं। 124 नए लड़के और कुछ लड़कियां जोड़ी गई हैं। लड़कियां हमें निकालनी पड़ेंगी कितनी है लड़कियां यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर कि इसमें प्लस कितने किए गए, यहाँ पर प्लस किए गए 124, 124 यानी कि 1024 कर दिए गए, 1024। तो यहाँ पर इसका कितना गुना हुआ, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 256 गुना हुआ। तो 256 गुना ये भी होना चाहिए, 256 गुना ये भी होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 256 गुना करेंगे इसको तो ये 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और एक 16 और 3 दूनी 6 और एक 7, 768। ठीक है, 768 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर लड़कियां कितनी आई हैं, लड़कियां आई हैं यहाँ पर 18। ठीक है, लड़कियां आई हैं 18 और लड़के आए हैं 124। लड़कियां आई हैं 18 और लड़के आए हैं 124। तो सवाल में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और लड़कों का अनुपात। तो लड़कियां कितनी हैं 18 और लड़के कितने आए हैं 124। यही अनुपात हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा हमारा यहाँ पर 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, यही कट रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा। तो 9 और 62 का। ठीक है, 9 और 62 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 62 और 9 भी है, धोखे से नहीं करना है क्योंकि मैं लड़कियां और लड़कों का पूछा है इसमें। ठीक है, लड़कों का और लड़कियों का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, आंसर कितना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में ही बना लेंगे पहले ही। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो इसको मुझे 60 गुणा 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 6×18 50/3 आ जाएगा और इसमें कुछ कट नहीं रहा। 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। यहाँ हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ेगी। सापेक्ष चाल अगर वो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घटती है और अगर वो विपरीत दिशा में भाग रहे हैं आ रहे हैं तो चाल जुड़ती है हमेशा। ठीक है, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की और ट्रेन की, 50/3, 50/3 माइनस का एस होना चाहिए। ठीक है, 50/3 माइनस का एस, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। और कितनी दूरी है, 338 मीटर। 338 मीटर यानी कि जो ट्रेन है उसी की लंबाई को वो पार करेगा व्यक्ति। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 39 सेकंड में। ठीक है, 13 से इसको काट लेंगे, 13×3 = 39, 13 दूनी 26, 13 छंग 48। ठीक, इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 26 बराबर 50 माइनस का 3s। ये इधर आकर ये घटेगा, माइनस का 24 आएगा, यानी कि 3s बराबर 24 आ जाएगा। एस का मान आ जाएगा 3×8 = 24। 8 मीटर पर सेकंड व्यक्ति की चाल आ जाएगी। 8 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है, यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमें चाहिए होगी धनराशि। धनराशि कितनी होगी वो, तो धनराशि कितनी हो जाएगी वो निकालनी पड़ेगी। PRT/100 होता है, सभी को पता है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्याज का फॉर्मूला है यहाँ पर। हमें पी का नहीं पता है, हमें पी का नहीं पता है, यानी कि इसकी धनराशि कितनी है।
हमने पी ले ली। टाइम कितना है? टाइम है 5 वर्षों का और दर है 6%। ठीक है? बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100 और प्लस में पी आ जाएगा क्योंकि ये धनराशि जोड़ करके मिश्रधन बन जा रहा है 1, 1, 3, 8, 8, 0। ठीक है? तो यहाँ पर इसको काट देंगे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 3 बटे 10 आ जाएगा यानी कि 5 छंग 30 यहाँ से कर लेंगे तो 3 ये आ जाएगा यहाँ पर 3p बटे 10 आ जाएगा यानी कि इसमें जुड़ जाएगा 13p बटे 10 आ जाएगा 13p बराबर 1 3 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे 13 से इसको काट लेंगे यहाँ पर 13 से इसको काट लेंगे p बराबर कितना हो जाएगा 1 3 8 8 0 0 बटे 13 ये आ जाएगा। अभी हम धनराशि इतनी ही रख रहे हैं, अभी हम नहीं काट रहे हैं यहाँ पर इसको। ठीक है? ये धनराशि आ गई। अब बोला है कि समान धनराशि 9% से 8 वर्ष में निवेश की जाती है, साधारण ब्याज कितना मिलेगा? इस धनराशि पर साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज चाहिए तो गुणा क्या करेंगे? गुणा करेंगे 9 और गुणा करेंगे 8 और भाग कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है? ये दो सिफर तो कट ही जाएंगे यहाँ पर, ये 2 सिफर कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कट रहा। मैंने इसलिए यहाँ रखा था क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर होता है कि 13 वर्षों में कितनी होगी, तो 13 से 13 कट जाता तो हम जो गुणा करते पहले वो बच जाती। ठीक है? लेकिन ऐसे इसमें कोई दिया नहीं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में ऐसा होता है। यहाँ पर 13 होता है तो 13 से 13 कट जाता है यहाँ पर। अब हमें ये गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है? 13 से इसको काटेंगे 13 अट्ठे 104 आ जाएगा यहाँ पर। 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6 3 9 13 सत्ते 91 7 बचेगा यहाँ पर। 13 छंग 78 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक? तो ये 876 गुणा 9 और गुणा 8 आ जाएगा। 6 यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। ये 2 आ रहे हैं, मुश्किल है यहाँ पर। 6 नम 54 और 8 चौक 32 नहीं चलेगा। ठीक है? पूरी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसमें से या इसमें से कोई सा आंसर है। इनकी गुणा हमें करनी पड़ेगी 876 की और 8 9 8 की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई बता दीजिए कितनी होगी? तो इस ऐसे क्वेश्चनों में हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है? जब भी इसका मैं वो कराऊँगा तो उसमें बता दूँगा कि कितने इसके किस तरह से इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है? फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए हमें, बिना फॉर्मूले के हम नहीं कर सकते इनको। समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, तो वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है? आधार गुणा ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ऊंचाई हम मान लेंगे h है। ऊंचाई हो जाएगी h हमारी यहाँ पर, और इसका जो आधार है ना आधार, तो आधार जो है इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, तो इसकी जो आधार हो जाएगा वो 2h हो जाएगा। आधार 2h हो जाएगा और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 392। तो मैंने बताया था इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि 2h और गुणा h कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 392 इसका क्षेत्रफल। 2 से इसको काटेंगे h स्क्वायर आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 नम 18 2 छंग 12 यानी कि h का मान 14 आ जाएगा यहाँ पर, कि 14 का वर्ग है। 14 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 14 है और आधार जो है 28 है। ठीक है? आधार जो है वो 28 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में 78,030 प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो धनराशि बताइए कितनी होगी? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 वर्ष का। ठीक है? 2 वर्ष का। और जो दर है ना, वो दर हो जाएगी आधी, यानी कि 2% की। अब 2% से 2 वर्ष का हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर धनराशि भी नहीं दी हुई है। ठीक है? अब देखो करने के लिए तो बहुत तरीके हैं इसके। ठीक है? मैंने ऐसा तरीका बताया हुआ है कि इसमें कैलकुलेशन कम पड़ती है उसमें। जैसे यहाँ पर 2% आज क्या है? ठीक है? 2% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/50 लिख सकते हैं। ठीक है? हमारे पास धनराशि नहीं है। धनराशि नहीं है तो इस 50 को हम, हमें 2 साल का चाहिए ना, तो इस 50 को हम वर्ग कर देंगे यानी कि 2500 करके इसी को हम धनराशि मान लेंगे, ये धनराशि है। इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/50 आ गई है। 2 साल का चाहिए हमें। 2 साल का, इसको इससे भाग करेंगे यानी कि यहाँ पर 50 आ जाएगा। 2 साल के लिए 2 1 का रेशियो बताया था मैंने, 2 1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है? 100 आ जाएगा। फिर इस 50 को इस 50 से काटेंगे, 1 आएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। अब इस बार गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो कुल जो यहाँ पर ब्याज मिला, तो ब्याज मिला 101 रुपए का। 101 रुपए का 2500 पर। ठीक है? 101 रुपए का। टोटल मूलधन कितना हो गया? यहाँ पर 2601 रुपये हो गया ये। 2601, लेकिन यहाँ पर कितना है? 78,030। 2601 का मान जो है वो 78,030 है। ठीक है? तो ये 3 गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है, बल्कि 30 गुना हो रहा है, यानी कि एक का मान यहाँ पर 30 आ जाएगा। एक का मान अगर 30 आ जाएगा, सवाल में पूछा है धनराशि कितनी है। धनराशि हमने मानी थी 2500। 2500 से इसकी गुणा कर देंगे। 25 से गुणा कर देंगे, 25 तिया 75,000 आ जाएगा। ठीक है? 25 तिया 75,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है?
इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु आयु क्या होगी? 6 परिवार की औसत आयु 25 छक्का 150, ठीक है? 150 साल टोटल वर्ष है। 150 साल की उम्र है उस परिवार की। 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। 45 वर्ष का अब सदस्य नहीं है, तो अब जो वो आयु है इनकी 105 है और बचे कितने? 6 से 5 रह गए हैं, बटे 5। अब जो है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 साल की इसकी औसत आयु है उस परिवार की। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू के क्रम से 1200 और 400 रुपए मिले। क्यू अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेगा? इस सवाल को कैसे करेंगे? अच्छा सवाल है यहाँ पर ये, ठीक है? आसान सवाल है लेकिन गलती कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पी और क्यू की। पी की और क्यू की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्योंकि इनको 1200 रुपए और 400 रुपए मिले हैं। पी को मिले हैं 1200 रुपए और इसको मिले हैं 400 रुपए। यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4-3, यानी कि 3:1 की एफिशिएंसी यानी कि, ठीक है? जो इन्होंने कमाया है वही इनकी एफिशिएंसी होती है। तो 3:1 की इनकी एफिशिएंसी है। 2 दिनों में इन्होंने काम किया है मिल करके। 3 और 1 4 दूनी 8, यानी कि 8 काम था। 8 काम था, इन्होंने मिल करके किया है। क्यों अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्योंकि एफिशिएंसी है 1 बटे में 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है? 8 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए बी का 1/3 है, ये ए है और ये बी है। ए बी का 1/3 है, यानी कि बी को अगर मैं 3 ले लूँ तो इसको हमें 1 रखना पड़ेगा, तभी इसका बी का 1/3 बनेगा ये, ठीक है? आगे दिया हुआ है कि बी सी का 2 गुना है। ये बी जो है वो सी का 2 गुना है। सी को 1 मान लूँ तो बी को 2 गुना करना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है कि डी ए का 2/3 है। डी ए का 2/3 है। ए को अगर 1 मानूँ तो इसको मुझे 2/3 रखना पड़ेगा, ठीक है? 2/3 करना पड़ेगा क्योंकि 1 लेने पर ये हो जाएगा, यानी 3-2 आ जाएगा। ए और डी का जो रेशियो आ जाएगा वो 3-2 का हो जाएगा। 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है? डी ए का 2/3 है। अगर मैं 3 को 2/3 करूँ तभी तो 2 मिलेगा मुझे, ठीक है? अब आगे क्या करना है हमें? आगे इसमें रेशियो निकालना है। इनका रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर कर लेंगे, बी को। ये बी दिया हुआ है तो बी को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर इसकी 3 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि ए बी सी का जो रेशियो आ चुका है, ए बी और सी का रेशियो आ चुका है 2, 6 और 3 का, ठीक है? अब हमें चाहिए डी का। डी का रेशियो और चाहिए। डी का रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ए का मान 2 है और यहाँ ए का मान 3 है, तो इसको ही बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम गुणा करेंगे। यहाँ पर इसकी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 तिया 9, ठीक है? और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4। अब हमारे पास ए बी सी डी सभी का रेशियो आ चुका है। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर कितना है? 3। ए और सी के बीच का अंतर 3 है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 24 होगा, ठीक है? 24 इसलिए होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल केवल एक ही है, यहाँ पर सी, ठीक है? इतना भी कर सकते हैं। बाकी अगर और आगे करना चाहे तो कर लेंगे। यहाँ पर अब देखो 3, ए और सी का जो रेशियो है 3 है और टोटल कितने हैं ये? टोटल हो जाएँगे 24 और 4 28, 28 37 हो जाएगा, ठीक है? 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। 37 का मान कितना है? 37 का मान 74 गुणा 4 है, ठीक है? 74 गुणा 4 हो जाएगा क्योंकि टोटल इनका औसत 74 है ना एबीसीडी का, 74 यहाँ पर, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनकी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, हमने नहीं करी। 37 दूनी 74, 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर। 37 दूनी 74, 1 का मान 8 आ जाएगा। 1 का मान 8 तो 3 का मान 8 या 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 और 18 नींबू का मूल्य 90 है। 1 नींबू और 1 केले के मूल्यों का अनुपात बताना है। आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है? तो यहाँ पर 2 दर्जन केले यानी कि 24 किलो का मूल्य है। 24 किलो का मूल्य कितना है? 240। 1 केले का मूल्य कितना होगा? 1 केले का मूल्य हो जाएगा 10। उसी प्रकार 18 नींबू का मूल्य यहाँ पर 90, 18 पंजे 90, 1 नींबू का आ जाएगा 5, तो 2 1 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 10%, 5%, 4% के 3 क्रमों छूट प्रदान करने के बाद 98 496 बेच दिया गया। इस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, क्या होगा? इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है? और वैसे भी कर सकते हैं। इसमें छूट दी गई 10 से
9 कर दिया गया। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5 दूनी 10, 20 से 5 दूनी 10, 1/20 होती है, 20 से 19, ठीक। और इसकी हो जाएगी 4% की, 4% की हो जाएगी 4/100, यानी कि 1/25, यानी कि 25 से 24, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 सिफर और लगेंगे यहाँ पर ये। इन सभी की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। 19 नम्मा 171, 171 को 24 की गुणा करेंगे, 171 को 24 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर इसकी गुणा कर लेता हूँ एक बार में। तो इसकी जो गुणा आई है वो 4104 आई है, ठीक है। 4104, 4104 आ जाएगी। यहाँ पर क्या बोला है कि 58,496 बेच दिया गया। ये पहले इसका अंकित मूल्य था और इतने में इसको बेचा गया है यहाँ पर छूट के बाद। यानी कि इसका मान जो है, इसका मान 98,496 है, ठीक है। 98,496, 4104 का, तो 5,000 का मान हमें निकालना होगा इसमें। तो ये कितना गुना हो रहा है? इसमें इसकी भाग करनी पड़ेगी 4104 की 98,96 में, 98,496 में इसकी भाग करनी पड़ेगी। तो ये 24 गुना हो रहा है इसका, ठीक है। 24 गुना हो रहा है यहाँ पर, ये 24 गुना हो तो इसको भी 24 गुना करना पड़ेगा। 24 पंजे 120 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें सक्सेसिव भी लगा लेंगे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक। कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है इसमें, सक्सेसिव भी लगा लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 7 AM पर शहर जैसे प्रस्थान करता है और 5 PM पर शहर के तक पहुंचता है। इसी प्रकार 4 PM पर दूसरा व्यक्ति और 10 PM पर पहुंच जाता है जे पर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ तो बोला है कि वो कितने बजे लगभग मिलेंगे, लगभग में पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो जे से प्रस्थान करता है और के पर पहुंच जाता है। ये कब प्रस्थान किया? 7 AM पर, 7 PM पर। और ये पहुंच कब गया? ये पहुंच गया 5 PM पर। तो इसको कितने घंटे लगे? 7, 5, 12 और 5, यानी कि इसको यहाँ तक पहुंचने में 10 घंटे लगे, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इधर से इधर आया तो उसको कितने घंटे लगे होंगे? वो चला है दूसरा व्यक्ति 4 PM पर, 4 PM पर प्रस्थान किया है और यहाँ पर कितने बजे पहुंच गया है? वो 10 PM पर पहुंच गया है। तो 4, 6, 10, उसको 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो आ गया, डिस्टेंस बराबर है, टाइम का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 5 का और 3 का, ठीक है। 5 का और 3 का इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। स्पीड स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3 का और 5 का, ठीक है। टोटल दूरी इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 10 का और 6 का 30, ठीक है। 30 किलोमीटर की हम दूरी मान लेंगे, 30 किलोमीटर की दूरी मान लेंगे, 30 किलोमीटर की दूरी है और इनको समय लग रहा है 5 घंटे का और 3 घंटे का, ठीक। इस दूरी को कवर करने में स्पीड इनकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, इस तरह से हम मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहला ले लेंगे, ये ए है और ये बी है व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है वो के पर गया 5 बजे और ये 4 बजे चला, इससे 1 घंटे पहले चल चुका है ये, ठीक है। इससे 1 घंटे पहले चल चुका है, तो 7 बजे से 4 बजे तक 9 घंटे। तो 9 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 9 घंटे में उसने दूरी तय की किसने? ए ने। 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 9 के 27 किलोमीटर की, 27 किलोमीटर की दूरी तय की। बची हुई दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर की दूरी जो बची हुई है इसी को सापेक्ष चाल से तय करेंगे। सापेक्ष चाल से तय करेंगे, दोनों की सापेक्ष चाल हो जाएगी 8, यानी कि 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और ये 8, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी है और 8 उनकी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी और यहाँ पर ये घंटा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ पर ये किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो घंटा बचेगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको 3/8 घंटे लगेंगे उस दूरी को तय करने में। जब वो दूरी तय करेंगे तो मिलने में उनको जो मिलने में जो समय लगेगा वो 3/8 घंटे का लगेगा, 3/8 घंटे का समय लगेगा। इसको हम मिनट में बदलेंगे, 3/8 गुणा 60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 छंग 18, 180/8, 90/4, 45/2, यानी कि 22.5, 22.5, या हम ये कह सकते हैं कि 23 मिनट के बाद। लगभग में पूछा है, लगभग में पूछा है तो यहाँ पर 23 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम घंटे मिनट में बदलेंगे तो 23 मिनट आएगा, यानी कि 4 बजे से 23 मिनट के बाद ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 मिनट के बाद 4:23 पर ये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है।
यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई बतानी है कितनी है। यहाँ पर परिमाप 5 है और यहाँ पर लंबाई 2x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 3x हो जाएगी। सॉरी, 3x नहीं होगी, यहाँ पर ये चौड़ाई 3x नहीं होगी। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप तो वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये होता है परिमाप कितना है? 5x का, और यहाँ पर लंबाई दे रखी है 2x की, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो ये 5x बटे 2 और माइनस का 2x बराबर b, यानी कि b बराबर ये आ जाएगा x बटे 2, यानी कि जो चौड़ाई है ये तो लंबाई हो जाएगी और जो चौड़ाई होगी तो वो x बटे 2 आ जाएगी। चौड़ाई आ जाएगी x बटे 2 की, ठीक है। चौड़ाई x बटे 2 आ जाएगी। अब इसका आयत का क्षेत्रफल दिया है 256, यानी कि 2x गुणा x बटे 2, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है 256, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 256 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान आ जाएगा यहाँ पर 16। x का मान अगर 16 है तो बोला है आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयत की चौड़ाई हो जाएगी 16 बटे